नमस्कार साथियों। आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी शासन व्यवस्था और अमेरिका की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थिति के संबंध में मोटे मोटे तौर पर बात की थी और उसी कड़ी के तहत आइए हम आज प्रारंभ करते हैं अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियां एवं परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक विकास पर ऐसा पड़ता है, इससे उस देश की शासन व्यवस्था का रूप निराला बन जाता है। अमेरिका का संवैधानिक विकास भी इससे अलग नहीं है। यानी लॉर्ड ब्राइस ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों और उसकी परंपरागत संस्थाओं के अनुभवों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये बात तो सुस्पष्ट है कि भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक परंपराओं, सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव किसी भी देश की शासन व्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है और पड़ता भी है, और उसका परिणाम हमको एक अलग शासन व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि संविधान का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। ये जो अमेरिकी संविधान है, इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में यह अपने पूर्ण यौवन पर आया और 20वीं शताब्दी में भी यह बढ़ता ही जा रहा है। यानी अमेरिकी संविधान के संबंध में उन्होंने एक यह सकारात्मक वाक्य कहा कि इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में यह अपने पूर्ण यौवन पर आया और 20वीं सदी में भी यह बढ़ता ही जा रहा है। यानी उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है, यानी उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है और समृद्ध होता जा रहा है। यह लॉर्ड ब्राइस महोदय कहते हैं। विल्सन के अनुसार अमेरिकी संविधान का एक जीता जागता और उर्वर संविधान हमें दुनिया में देखने को मिलता है। यानी यह एक शाश्वत, एक जीता जागता और एक उर्वर, एक जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे किसी जमीन के संबंध में कहते हैं कि ये तो बहुत उपजाऊ जमीन है, एक तो ये उपजाऊ संविधान के रूप में, एक उर्वर संविधान के रूप में हमको दिखाई देता है। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ऐसी बहुत सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान में हमको अलग देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हम एकाएक ही अमेरिकी संविधान को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए बाध्य होते हैं और यह हमको रुचिकर भी लगता है और ज्ञानवर्धक भी लगता है, ज्ञानवर्धक भी हैं हमारे लिए। तो ये ऐसी क्या विशेषताएं, अमेरिकी संविधान में ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो हमें दुनिया के अन्य किसी भी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलती, या यूं कह दीजिए उनकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिकी संविधान में हुई, या उनकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिकी शासन व्यवस्था में हुई। और उन्हीं विशेषताओं के कारण अमेरिका का संविधान अपनी अलग पहचान रखता है और अपनी अलग विशेषता रखता है। मैक्स लर्नर के शब्दों में, अमेरिकी संविधान ऐसे सिद्धांतों का समूह है जो शाश्वत रूप से सत्य एवं सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले हैं। यानी ऐसे सिद्धांत अमेरिकी संविधान में समाहित हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, सार्वभौमिक हैं, लागू करने योग्य हैं, अनुगमन करने योग्य हैं, फॉलो करने योग्य हैं। तो ये मैक्स लर्नर महोदय कहते हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं। प्रथम, निर्मित एवं लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान है। इससे पूर्व जो ब्रिटेन का संविधान प्रचलित था वह अलिखित संविधान की श्रेणी में माना जाता है और वह
परंपराओं और अभिसमयों के आधार से संचालित हैं, लेकिन यह दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है जिसका निर्माण, जिसकी रचना, जिसकी संरचना एक संविधान सभा के माध्यम से निश्चित नियमों के तहत और निश्चित समय में की गई है। और यह दुनिया के सामने एक अलग, एक प्रथम उदाहरण के रूप में सामने आया, और इससे फिर दुनिया के बहुत से देशों ने सीखकर अपने यहाँ लिखित संविधान की, निर्मित संविधान की रचना की। उनमें से भारत भी एक है। संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेद। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जबकि अगर बहुत से देशों से अमेरिकी संविधान की तुलना करें तो हमको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद तथा भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। अब जब हम इन देशों के साथ अमेरिकी संविधान की तुलना करते हैं तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, जब ये कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, तो जहां लिखित संविधान होता है और संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो वहां अपने आप ही संविधान सर्वोच्च हो जाता है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। और ऐसा अमेरिकी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, और ऐसा भारत की शासन व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ संविधान बना हुआ है, यहाँ लिखित संविधान बना हुआ है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान है ही नहीं। और अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान का स्वरूप है। भारत में भी लिखित संविधान का स्वरूप है, तो इसलिए यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान। ऐसा नहीं कि अमेरिकी संविधान में संशोधन के कोई प्रावधान ही नहीं है, अमेरिकी संविधान में भी संशोधन के प्रावधान हैं। यदि कोई व्यवस्था ऐसी हो जो अमेरिकी शासन व्यवस्था के हित में हो, अमेरिकी लोगों के, जनता के हित में हो, तो उसको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शासन व्यवस्था में जोड़ा जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है कई बार। अब तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं, तो यानी जो वहाँ का संविधान है वो संशोधन करने योग्य है, उसमें संशोधन के प्रावधान निहित हैं। कठोर संविधान। कठोर संविधान, कई बार हम सुनते हैं कि कठोर संविधान, लचीला संविधान, मिश्रित संविधान। जैसे भारत के संविधान को मिश्रित श्रेणी का संविधान कहते हैं कि ना तो अत्यधिक कठोर है, ना अत्यधिक नरम है। जबकि ब्रिटेन के संविधान के संबंध में कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, नरम संविधान है, पर ऐसा नहीं है। अमेरिकी संविधान कठोर जरूर है। अमेरिकी संविधान में इसको कठोर संविधान की श्रेणी में इसलिए भी रखते हैं कि क्योंकि अब तक यहाँ, मैंने बताया ना आपको कि लगभग 230 वर्ष हो गए अमेरिकी संविधान को लागू हुए, और आज तक वहाँ मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं, और जिनमें से भी 10 संविधान संशोधन तो उसी समय हो गए थे जब संविधान को लागू किया गया। वो नागरिकता से संबंधित संशोधन थे जो संविधान लागू करने के कुछ वर्षों के अंतराल में ही हो गए थे। तो आप देखिए, मात्र 17 संविधान संशोधन हुए हैं, अगर उन 10 को हम नहीं काउंट करते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण अमेरिकी संविधान में हमको देखने को मिलता है। हालांकि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। यानी वहाँ संघ की अलग सरकार है और प्रांतों की अलग सरकार, यानी 50 प्रांत है तो 50 प्रांतों की अलग सरकार है। और इसके अलावा और भी कई पैमाने ऐसे हैं, कई आधार ऐसे हैं जिसके आधार पर वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जैसे दोहरी नागरिकता। अब अपने यहाँ तो संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता है, यानी व्यक्ति एक ही नागरिकता से जाना जाता है, और वह नागरिकता है संघ की नागरिकता।
जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है, यानी वहाँ व्यक्ति संघ का नागरिक भी कहलाएगा और संबंधित प्रांत का नागरिक भी कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति लुसियाना का है तो लुसियाना का नागरिक भी कहलाएगा, वह वाशिंगटन का नागरिक भी कहलाएगा, वह न्यूयॉर्क का नागरिक भी कहलाएगा और साथ में वह संघ का नागरिक भी कहलाएगा। और दूसरा है इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि वहाँ सीनेट में सभी राज्यों को, सभी प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वह प्रांत छोटा हो चाहे वह प्रांत बड़ा हो, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और प्रत्येक राज्य से वहाँ सीनेट में 2 सदस्य जाते हैं, यानी 50 राज्य से 100 सदस्य जाते हैं। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, वहाँ 100 है, तो प्रत्येक राज्य से 2। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर शुरुआत कहीं से मानी जाती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का घर यदि कोई देश माना जाता है तो वह है अमेरिकी शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभ ही यहीं से हुआ सबसे पहले। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था का घर हम इंग्लैंड को कहते हैं, उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का घर अमेरिकी शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है कि जब कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका से पृथक होती है, अलग होती है, तो उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और उसके जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस में से नहीं की जाती, उनकी नियुक्ति बिल्कुल पृथक तरीके से होती है। तो यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ प्रचलित है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप भारत में भी प्रचलित है। गणतंत्र से मतलब होता है कि जो राज्य प्रमुख होता है, जो जिसके नाम से राज्य का शासन संचालित होता है, जैसे राष्ट्रपति भारत में, अमेरिका में भी राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, वहां कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह है कि वहां राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आता है और वहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। प्रतिनिधियात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। प्रतिनिधियात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाना, यानी जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जाकर जनता के लिए शासन संचालित करते हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को संचालित करते हैं, शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ प्रतिनिधियात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। दोहरी नागरिकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि वहाँ व्यक्ति संघ का नागरिक भी कहलाता है और साथ में जिस प्रांत से वह आता है उस प्रांत का नागरिक भी माना जाता है। न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, इसकी बात हम आगे और करेंगे, लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब यह है कि वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, और यदि व्यवस्थापिका कोई संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम करती है, संवैधानिक दायरे का उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है। तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों का प्रावधान। दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया और वहीं से प्रेरित होकर भारत के संविधान में भी इन अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये मौलिक अधिकार हमें अमेरिकी संविधान में देखने को मिलते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान, यानी वहाँ कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया यानी वहाँ व्यक्ति हित को सर्वोच्चता दी गई है, व्यक्ति हित को सर्वोच्च प्रमुखता दी गई है। मुख्य विषयों का संविधान में उल्लेख नहीं। अच्छा, अमेरिकी संविधान की ये बड़ी अलग विशेषता है कि जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विषय हैं, उनका संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया। इसीलिए तो सबसे छोटा संविधान है। जैसे बैंकिंग है, लोक सेवा है, बजट है, कृषि, श्रम, उद्योग, निगम, राजनीतिक दल आदि विषयों का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो यह मुख्य विषयों का संविधान में उल्लेख नहीं, यानी
उसके बावजूद भी व्यवस्था चल रही है। तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत प्रचलित है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं और हैं जिनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आज के लिए इस व्याख्यान में इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।